नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कृषि दर्शन कार्यक्रम जहां हम बातें करते हैं खेती बाड़ी में हो रहे नित नए बदलावों की और हमारे विशेषज्ञों द्वारा किए जा रहे नए आविष्कारों की। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कृषि समाचार पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए एक नज़र डालते हैं खबरें खेती में क्या है आज खास। प्रति बूंद अधिक फसल के लिए ड्रिप सिंचाई का करें इस्तेमाल, सरकार की तरफ से मिलेगा अनुदान। फसल बुआई से पहले कराएं मिट्टी की जांच। भिंडी की उन्नत प्रभेद से करें खेती, बढ़ेगा मुनाफा। जलवायु परिवर्तन एवं घटते जलस्तर के कारण किसान भाइयों को सिंचाई की नई तकनीक अपनाने की सलाह दी जा रही है। ड्रिप सिंचाई ऐसी तकनीक है जिसमें पानी की खपत अन्य के मुकाबले बेहद कम होती है। पानी की समुचित व्यवस्था करने एवं उन्नत तरह से खेती करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत बिहार सरकार ड्रिप सिंचाई अपनाने पर किसानों को 90% तक का अनुदान भी दे रही है। दरअसल ड्रिप सिंचाई, जिसे टपक सिंचाई भी कहते हैं, इस विधि में बूंद बूंद के रूप में फसलों की जड़ तक एक पाइप के सहारे पानी पहुंचाया जाता है। ड्रिप सिंचाई विधि से फसलों की उत्पादकता में 20 से 30% तक की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही 60 से 70% तक पानी की भी बचत होती है। किसान भाई, पौधों की बढ़वार के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है पौधों का चयन। दरअसल नर्सरी से लाए गए पौधों का जड़ या तो प्लास्टिक से बंधा होता है या फिर पुआल से। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि पौधों की रोपाई से पहले उसके प्लास्टिक या पुआल को हटा दें, नहीं तो पौधों की जड़ में पानी ठीक से नहीं पहुंचने के कारण पौधों का सही से विकास नहीं हो सकेगा। कृषि में मृदा परीक्षण या भूमि की जांच मृदा के किसी नमूने की रासायनिक जांच है, जिससे किसान भाई मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ती सघन खेती एवं उत्पादन में वृद्धि के कारण खेतों की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व की लगातार कमी हो रही है। इतना ही नहीं, उर्वरकों एवं रासायनिक खादों द्वारा भी उनकी पूर्ति नहीं होने के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है। मृदा पोषक तत्व का भंडार है तथा पौधों को सीधे खड़े रहने के लिए सहारा भी देती है। इसलिए किसान भाई के लिए ये आवश्यक है कि फसलों की बुआई से पहले मृदा परीक्षण जरूर करा लें। मृदा परीक्षण के जरिए मृदा में मौजूद उर्वरा शक्ति की जांच करके फसल एवं किस्म के लिए पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा में उपयोगिता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इतना ही नहीं, मृदा में लवणता, क्षारीयता एवं अम्लीयता की समस्या की पहचान कर भूमि को फिर से कृषि योग्य बनाने में भी योगदान करता है। किसान भाइयों, हरी सब्जियों में भिंडी पसंदीदा सब्जियों में से एक है। बाजार में मांग और भाव के अनुसार भिंडी की खेती करने वाले किसान अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मुनाफा उन्हीं किसानों को मिल रहा है जिनका उत्पादन बेहतर हो रहा है। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद की भिंडी आवश्यक है। परवन क्रांति, पूसा सावनी, आड़का अनामिका, पंजाब 7 भिंडी के उन्नत प्रभेद हैं। बेहतर उत्पादन और मुनाफा चाहते हैं तो किसान भाइयों, आप भी इन्हीं किस्मों की भिंडी खेत में लगाएं। सफलता की आज की कड़ी में हम बात करेंगे वैशाली जिला के करताहा निवासी फुलेश्वरी देवी की। फुलेश्वरी देवी बकरी पालन के व्यवसाय से जुड़ी हैं। महज 2 बकरी से इन्होंने बकरी पालन की शुरुआत की और आज इनके पास तकरीबन 15 बकरियां हैं। फुलेश्वरी देवी बताती हैं कि बकरी के दूध से इन्हें अच्छी आमदनी तो प्राप्त होती ही है, साथ ही बकरियों को बाजार में बेचकर भी अच्छा मुनाफा कमा लेती हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं हाजीपुर के बाजार समिति सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 1400 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1300 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 1800 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल।
कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर। अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिले में न्यूनतम पारे में कमी आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह और शाम में धुंध की सघनता बढ़ेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। पशुपालक किसान भाई को सलाह दी जाती है कि पशुओं को रात में खुले स्थान पर न रखें। सुबह शाम पशुओं को खाने में 1 चम्मच नमक का मिश्रण दें। गर्भवती गाय भैंसों को रोजाना 50 ग्राम खनिज मिश्रण दें। कृषि का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है और चूंकि क्षेत्र विस्तृत है तो जाहिर सी बात है समस्याएं भी अधिक होंगी। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका समाधान आसानी से नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए हमें विशेषज्ञों के राय और अनुभवों की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए मंगलवार के दिन हम इस कार्यक्रम के जरिए फोन इन लाइव के माध्यम से आपका सीधा संपर्क हमारे कृषि विशेषज्ञों से कराते हैं। तो किसान भाइयों, फ़ोन उठाइए और अपने सवालों के साथ हो जाइए तैयार, क्योंकि स्टूडियो में बैठे हमारे कृषि विशेषज्ञ आपके सवालों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो बिना देर किए चलिए चलते हैं स्टूडियो की तरफ। किसान भाइयों नमस्कार। तुरंत फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम जानकारी देंगे मधुमक्खी पालन के बारे में। किसान भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि मधुमक्खी पालन एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय बन सकता है और बिहार अपने देश में सर्वाधिक मधु उत्पादक राज्यों में से एक है और यहाँ पे लगभग 50,000 की आबादी मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई है और अच्छा आय कमा रही है। तो मधुमक्खी पालन को कैसे लाभदायक व्यवसाय के रूप में अपनाया जाए, क्या क्या संसाधन जुटाए जाए और किस तकनीक से खेती की जाए ताकि आपका अच्छा से अच्छा उत्पादन हो सके, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं वरीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण माने, जो नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय में वरीय वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के जीवन 3 फोन कार्यक्रम में हमारे मधुमक्खी पालकों को और किसानों को मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी देनी है। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताएं कि मधुमक्खी पालन का महत्व क्या है। ठीक है, जैसे आपने बताया कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और सबसे ज़्यादा जो मधुमक्खी पालक हमारे बिहार राज्य में ही है। सबसे ज़्यादा मधु उत्पादन लगातार बिहार में ही हो रहा है। जैसे आप जानते हैं कि मधुमक्खी एक जो है सामाजिक प्राणी है, सामाजिक कीड़ा है। तो उससे हमको मधु मिलता है, मोम मिलता है, पुष्परस मिलता है, पराग मिलता है, रॉयल जेली मिलता है, प्रोपोलिस मिलता है, विषडंक मिलता है। ये मधुमक्खी के प्रमुख उत्पाद हैं। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि जैसे हम मोमबत्ती बनाते हैं तो मधुमक्खी से हमको मोम मिलता है, उसी से हम मोमबत्ती बनाते हैं। तो ये ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए भी एक अच्छा व्यवसाय है। साथ साथ ये जो मधुमक्खी है खरीफ एवं रबी फसलों में लगातार पर परागण की क्रिया करती रहती है, जिसकी वजह से फसलों में उत्पादन बढ़ जाता है। तो ये जो ग्रामीण बेरोजगार युवा हैं, छोटे किसान हैं, उनको कृषि आधारित उद्योग, कृषि के साथ साथ फसल उत्पादन के साथ साथ मधुमक्खी पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें लागत कम है, आमदनी ज़्यादा है। कम समय में ज़्यादा आमदनी मिलने का एक प्रमुख अच्छा स्रोत व्यवसाय मधुमक्खी पालन है। जी डॉक्टर साहब, अभी बात करते हैं किसान भाइयों, चूँकि यह जीवंत इन फोन है, फोन इन जीवंत प्रोग्राम है और इसमें आप अपने सवाल और सुझाव जो चाहते हैं मधुमक्खी पालन से संबंधित ले सकते हैं। और इसके लिए हमारे टोल फ्री नंबर 180034566171 पर कॉल कर सकते हैं। और जब तक आपका प्रश्न आ रहा है तब तक हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से और बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मधुमक्खी पालन से पहले हमारे किसान भाई अगर जो करना चाहते हैं, क्या क्या कार्य अपनाएं, किन किन प्रजातियों को देखें, मधुमक्खियों की किन किन प्रजातियों को खेती कर सकते हैं बिहार के वातावरण में? ठीक है, तो बिहार में या हमारे भारतवर्ष में मुख्यतः जो मधुमक्खी पालक है कि मुख्यतः 4 प्रजाति हैं। जैसे आप जानते हैं कि भौरा मधुमक्खी है, देशी मधुमक्खी है, छोटी मधुमक्खी है और इटालियन मधुमक्खी है।
जैसे भैरव मधुमक्खी हम जानते हैं कि सबसे आकार में बड़ी होती है, यह स्वभाव से काफ़ी गुस्सेल होती है ना, और ज़्यादा गुस्सेल होने की वजह से इसे हम आसानी से बक्से में नहीं पाल सकते हैं। इसके मधु उत्पादन क्षमता अच्छी है, लगभग 25 से 40 किलोग्राम मधु एक छत्ते से बक्से से हमको मिलता है, लेकिन काफ़ी गुस्सेल होने की वजह से काटने का डर रहता है, इसलिए ये मधुमक्खी हम पालते नहीं हैं। दूसरी है देशी मधुमक्खी, जिसे हम एपिस सिराना इंडिका बोलते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम। तो इसकी जो मधु उत्पादन क्षमता है 5 से 10 किलो प्रति बक्सा है, लेकिन यह स्वभाव से शांत है, पालतू है, हम उसे पाल सकते हैं। लगभग एक देशी मधुमक्खी 7 समानांतर छत्ते बनाती है। तीसरी जो है छोटी मधुमक्खी, जैसे हम बोलते हैं एपिस मेलिफेरा, यह आकार में सबसे छोटी होती है, चारों प्रजातियों में सबसे छोटी होती है। इसमें एक जो है कि ये वकछुट ज़्यादा होता है। वकछुट मतलब क्या है कि एक जगह हमने छत्ता बनाया मधु उत्पादन के लिए, अगर किसी ने उसका छेड़छाड़ की, भोजनाभाव हो गया, उसके खाने का अनाज न मिला है, तो वो भाग जाती है और दूसरे जगह स्थानांतरित हो जाती है। तो ये वकछुट की जो समस्या है छोटी मधुमक्खी में, इसलिए ये छोड़ के सबसे अच्छी जो प्रजाति है इटालियन मधुमक्खी, उसको हम ज़्यादा बक्से में पालते हैं। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, पर उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूं, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब से बातों का सिलसिला जारी रहेगा। इस बीच अगर आपका कोई फ़ोन या प्रश्न आएगा तो उसे भी हम डॉक्टर साहब के समक्ष रखेंगे। तो डॉक्टर साहब, जो मधुमक्खी परिवार के बारे में जानकारी दे रहे थे, उसमें और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों को दे सकते हैं जिससे उनको उत्पादन या अपनाने में मदद हो जाए? ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बताएं कि बिहार में सबसे ज़्यादा मधु उत्पादन हम इटालियन मधुमक्खी का ले रहे हैं, जिसे हम यूरोपियन मधुमक्खी भी बोलते हैं। लगभग एक छत्ते से 60 से 80 किलोग्राम शहद उत्पादन इस मधुमक्खी का होता है। और भारतवर्ष, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, इटली, इसमें सबसे ज़्यादा जो मधु उत्पादन है इसी मधुमक्खी का है। तो जैसे हमने बताया कि सबसे ज़्यादा शहद उत्पादन बिहार में हो रहा है, मधुमक्खी पालक जैसे आपने बताया कि सबसे ज़्यादा बिहार में ही है। तो एक अगर हम छत्ता या मधुमक्खी का परिवार अगर हम मान ले, जैसा हमारा परिवार होता है वैसा मधुमक्खी का भी परिवार होता है। तो उसमें रानी होती है, नर मक्खी होती है, श्रमिक मक्खियाँ होती है। जैसे रानी मक्खी है कि एक बक्से में, एक छत्ते में एक ही रानी होती है जो सबसे आकार में बड़ी होती है, और उसका मुख्य कार्य है अंडा देना। रानी दूसरा कुछ नहीं काम करेगी, सिर्फ अंडा देगी। लगभग 1500 से लेकर 2000 तक अंडा एक रानी मक्खी देती है। दूसरा जो है जिसे हम बोलते हैं नर अथवा ड्रोन, ये मधुमक्खी नर रानी मक्खी से आकार में छोटी होती है, लेकिन श्रमिक अथवा कामगार से बड़ी होती है। इनका मुख्य कार्य क्या है कि रानी के साथ मैथुन करना, रानी को गर्भित करना, यही नर का मुख्य कार्य है। जब भोजनाभाव का अवधि होता है, मतलब मधुमक्खियों को खाने के लिए बक्से में कुछ नहीं मिल रहा है, छत्ते में अनाज नहीं मिल रहा है, तब ये श्रमिक मक्खियाँ क्या करती है, नर को भगा देती है बाहर, छत्ते के बाहर निकाल देती है। तीसरी जो है श्रमिक अथवा कामगार, जिसे हम मजदूर मधुमक्खी बोलते हैं, हमारे मजदूरों की तरह लगातार काम करती हो, उसे बोलते हैं मजदूर मधुमक्खी, कामगार मधुमक्खी। यह क्या करती है, लगातार घूमते रहती है। जो मधुमक्खी हम खेत में देखते हैं वो श्रमिक की होती है, वो फूलों को भेंट देती है, पुष्परस एवं पराग इकट्ठा करती है, बक्से में लाके मधु का निर्माण किया जाती है। मतलब
शांत है, स्वभाव से पालतू है, मेहनती है, श्रमिक करती है, मेहनती है, कामगार है, मजदूर है। सबसे ज्यादा काम करने वाली मक्खी ये है। साथ साथ जो छत्ते में छोटे शिशु है मधुमक्खियों को खिलाती है, छत्ते का रखरखाव देखभाल करती है। मतलब हमारे परिवार के जैसे हमारे लोग पूरा छोटे शिशुओं का पालन पोषण करते हैं, देखभाल करते हैं, वैसे श्रमिक पूरे छत्ते का देखभाल करते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। क्योंकि मधुमक्खी पालन में एक मोंचेरी शब्द आता है, मोंचेरी क्या है? किसान भाई क्या समझे इसमें? हाँ, बहुत सारे किसानों को ये मोंचेरी के बारे में जानकारी नहीं है, मतलब ये शब्द थोड़ा अलग है। तो ये मोंचेरी एक ऐसा जगह है जिसे हम मधुमक्खियों का चारागाह बोलते हैं। जैसे है ना कि वो हमारे घर में गाय है, भैंस है, तो हम खेत में लाके उनको घास खिलाते हैं, वो हमारा चारागाह हो गया जानवरों का। वैसे मधुमक्खी का चारागाह मतलब वह स्थल है जहां से वो पुष्परस एवं पराग इकट्ठा करती है ना। मतलब जहां खेत खलियान है, फूल ज्यादा है, बगीचा वगैरह ज्यादा फूल होना चाहिए। जितना ज्यादा फूल उतना उसे पुष्परस एवं पराग इकट्ठा करने आता है, और जितना ज्यादा पुष्परस एवं पराग वो इकट्ठा करेगी उतना वो मधु का निर्माण हो जाएगा, मतलब शहद उत्पादन बढ़ जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो मधुमक्खी को पुष्परस पराग एवं प्रदान करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारा ये नारियल का पेड़ है, अनार है, अमरूद है, करेला है, विभिन्न सब्जियां हैं, कपास है, अंगूर है, इनके फूल जो है मधुमक्खी को पुष्परस एवं पराग प्रदान करते हैं। उसी की वजह से शहद उत्पादन बिहार में ज्यादा हो रहा है ना। तो ये मौनचरी या चारागाह मतलब जहाँ फूल ज्यादा होते हैं और वो रंगयुक्त फूल होते हैं, जिसकी वजह से मधुमक्खी उनको भेंट देती है, पुष्परस एवं पराग इकट्ठा करके मधु का निर्माण। ज्यादा रंग बिरंगी फूल होंगे उतनी ज्यादा शहद उत्पादन हो जाएगा, क्योंकि मधुमक्खी उससे आकर्षित हो जाती है। ये यही कारण है कि सरसों के साथ साथ अगर गुलाब वगैरह का बगीचा है तो वहाँ पे ज्यादा निकलता है। मतलब मौनचरी का मतलब ये हुआ है, चारागाह का मतलब कि जहाँ ज्यादा फूल वहाँ ज्यादा शहद उत्पादन। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जो अगर करना चाहें मधुमक्खी पालन, तो किन किन यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या क्या यंत्र उनको जरूरत में आएगी, ताकि चूंकि यह बहुत अच्छा लाभदायक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है और कम साधन और कम जगह में भी इसे किया जा सकता है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने के इच्छुक भी होंगे, खासकर जब अच्छा सुझाव मिलेगा तो किन किन यंत्रों की जरूरत पड़ेगी उसमें? हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। क्योंकि जो नई मधुमक्खी पालक है, क्योंकि ये जो सीजन रहता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक मधुमक्खी पालन का व्यवसाय है, इसलिए हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं बहुत सही समय पे कर रहे हैं। क्योंकि मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करने का महीना यही है, अक्टूबर नवंबर से शुरू होता है, मार्च तक चलता है। दूरदर्शन हमेशा सही समय का सही समय पे करता है। और इसमें फूलों की उपलब्धता भी हमारे खेतों में ज्यादा है, जैसे सरसों है, ये वगैरह है, सब्जियां है, करेला है, बहुत सारे सब्जियों को फूल बहुत काफी मात्रा में उपलब्ध है। तो मधुमक्खी के लिए अनाज काफी मात्रा में उपलब्ध है। तो ये मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करते समय मधुमक्खी पालक के पास कुछ यंत्र होने चाहिए। जैसे आप जानते हैं बी हाइव है, स्टैंड है, धुआकर है, बाद में आपका मधु निष्कासन यंत्र है, बाद में आपका रानी पिंजड़ा है, क्वीन गेट है, रानी बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ है, ब्रश है, आपका डीकैपिंग करने वाला चाकू है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, साधन सामग्री है, मधुमक्खी पालक ने खुद पहले खरीद लेना चाहिए। अब बाद में जिला उद्यान पदाधिकारी अथवा उस जिले का आत्मा जो विभाग है जो बक्सों को पहुंचाता है, तो उनसे मधुमक्खी पालन के कम से कम 8 से 10 बक्सा लेके मधुमक्खी पालन का व्यवसाय उसने शुरू करना चाहिए। बिहार सरकार उसके लिए सब्सिडी भी देती है। जिला उद्यान पदाधिकारी आत्मा विभाग से उनको मधुमक्खी के बक्से वितरित किए जाते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। क्योंकि मधुमक्खी कृत्रिम भोजन भी करते हैं, प्राकृतिक भोजन का अगर अभाव हो तो ऐसे में उनको भोजन की बहुत जरूरत होती है। और नहीं मिले तो बक्सा छोड़कर जा भी सकती है, दूर दराज में शिफ्ट भी कर सकती है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई क्या उपाय अपनाएंगे ताकि उनकी मधुमक्खी जो है उनके बॉक्स से बाहर न जाए, उनके पकड़ से दूर ना हो? हाँ ठीक है, तो ये जो वक्छूट का भी है, वक्छूट का जो मधुमक्खी पालन में मामला आता है, ये भी बहुत सारे किसानों को मधुमक्खी पालक इसके बारे में अनजान है। तो वक्छूट का जो मामला है कि जब हमारे बरसात के दिन है, मतलब जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक बरसात लगातार होती रहती है। तो बरसात के दिनों में क्या होता है, भोजनाभाव होता है, मतलब मधुमक्खी को ज्यादा अनाज नहीं मिलता है। जी। तो डॉक्टर साहब, अभी आपके बात को बीच में रुकते हैं, पहले एक छोटा सा विराम लेने के बाद फिर आपसे बात का सिलसिला जारी रहते हैं। तो किसान भाइयों, लेते हैं एक छोटा सा विराम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है।
आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। तो किसान भाइयों, विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, एक ज़रूरी सूचना है, कुछ तकनीकी खराबी के कारण टोल फ्री नंबर पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पर आपके तरफ से हम किसान भाइयों से, आपके तरफ से हम डॉक्टर साहब से वो सब बातें करेंगे जो मधुमक्खी पालन के लिए ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, अभी हम लोग बात कर रहे थे मधुमक्खी के कृत्रिम भोजन बनाने के लिए, उसकी क्या क्या विधि है, क्या क्या भोजन बना सकते हैं मधुमक्खियों के लिए हमारे किसान भाई? ठीक है, तो ये जो बरसात के दिन है, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक बरसात होती रहती है। तो इस समय क्या होता है कि मधुमक्खी को भोजनाभाव का अवधि ये कहलाता है। मतलब इसमें ज़्यादा फूल उपलब्ध नहीं होते बरसात के समय, तो मधुमक्खी को घूमना मुश्किल हो जाता है। लगातार बरसात अगर हो गई तो मधुमक्खी घूमती नहीं, पुष्परस से हम पराग इकट्ठा करते नहीं, तो मधु का उत्पादन घट जाता है। तो अगर छत्ते में या बक्से में मधुमक्खी वही बैठी रहेगी तो वो भूखी मर जाती है। इसलिए उसे कृत्रिम भोजन खिलाना बहुत जरूरी है। मतलब मधुमक्खी पालक उसके लगातार देखना चाहिए बक्से को कि ये खा रही है क्या, भूखी मर रही है मधुमक्खी। तो अगर उसे पुष्परस पराग बाहर से जाने के लिए नहीं मौका मिल रहा है तो कृत्रिम भोजन बनाना जरूरी है। तो कृत्रिम भोजन बनाने के लिए क्या करना है, चीनी की चाशनी बनाना है। अगर चीनी की चाशनी बनाने में क्या करना है, तो 1 लीटर पानी में 1 किलो चीनी मिलाना है और बर्तन में उसे उबालकर चीनी की चाशनी बनाना है। तो 100 ग्राम अगर पराग पूरक भोजन आपने बनाया तो उसमें रहता है सोयाबीन का आपका 50 ग्राम पाउडर रहेगा, ग्लिसरीन रहेगा, दूध रहेगा, मधु चीनी का मिश्रण रहेगा, बाद में आपका बिकासुल कैप्सूल रहेगा। ये सब मिला के मधुमक्खी का कृत्रिम भोजन बनाया जाता है और मधुमक्खी को खिलाया जाता है। पौष्टिकता देने के लिए बिकासुल कैप्सूल भी जरूरी है। साथ साथ ये जो मधुमक्खी में आने वाले रोग है, जैसे अमेरिकन फाउल ब्रूड है, आपका थाईसैक ब्रूड है, यूरोपियन फाउल ब्रूड है, ये रोग मधुमक्खी में आते रहते हैं, मधुमक्खी मर जाती है। तो इसको बचाने के लिए आपको टेरामाइसिन कैप्सूल आपको भोजन बनाने में उसमें आपको मिलाना होगा, ताकि जो है उसमें रक्षा हो सके मधुमक्खी की। तो ये भी कृत्रिम भोजन बनाते समय टेरामाइसिन कैप्सूल डालना बहुत जरूरी है और ऐसा कृत्रिम भोजन बना के मधुमक्खियों को खिलाए ताकि वो न मरे, वकछूट न हो जाए और मधुमक्खी पालक का कोई नुकसान न हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, बातचीत के क्रम में एक और ये बात मैं पूछना चाहता हूँ कि अपने किसान भाइयों की ओर से कि जो पालन करते हैं कई बार शत्रु कीट भी होते होंगे, रोग भी आते हैं, जैसे आदमी में होता है परजीवी होता है, उस तरह मधुमक्खी में भी रोग होता होगा और दुश्मन कीट होते होंगे। तो कौन कौन से रोग और कौन कौन से शत्रु कीट है और कैसे इससे अपने मधुमक्खियों की सुरक्षा की जा सकती है? जैसे हम बोले कि कृत्रिम भोजन खिलाना जरूरी है, उसमें भी हम यही चीज ध्यान रखते हैं कि वो ताकि उसे रोगों से बचाया जाए। जैसे आपने पूछा कि हमारे तरह मधुमक्खी भी बहुत सारे रोगों को शिकार हो जाती है और मधुमक्खी की ये जो रोग है, मुख्यतः मधुमक्खी के रोगों का 2 प्रकार माना जाता है कि प्रौढ़ मधुमक्खी को शिकार होने वाले रोग और दूसरे हैं कि शिशुओं में आने वाले रोग। मतलब अगर प्रौढ़ मधुमक्खी आपने मान लिया तो उसमें विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं, जैसे लकवा है, अंगभरी रोग है, नोजेमा रोग है, इकेरिन रोग है। तो ये प्रौढ़ मधुमक्खी के आते हैं। और अगर उसका शिशु है, मतलब छोटी मधुमक्खी है, तो उसमें अमेरिकन फाउल ब्रूड, थाईसैक ब्रूड, यूरोपियन फाउल ब्रूड, बाद में आपका फफूंद जनित रोग है ना। जैसे हम कृत्रिम भोजन बनाते समय उसकी चर्चा किए थे कि टेरामाइसिन कैप्सूल हमने मिलाया क्यों। टेरामाइसिन कैप्सूल कृत्रिम भोजन बनाते समय मिलाने का यही हमारा मकसद है कि ताकि अमेरिकन फाउल ब्रूड और थाईसैक ब्रूड, यूरोपियन फाउल ब्रूड, ये छोटे मधुमक्खी के जो शिशु है कि वो शिकार न हो जाए, न मरे।
मधुमक्खी पालक का नुकसान न हो जाए, यही हमको ध्यान रखना है, ताकि आपका विकासुल कैप्सूल, टेरामाइसिन कैप्सूल जब हम कृत्रिम भोजन में मिला के उनको खिलाएं, चाहे शिशु मधुमक्खी हो या प्रौढ़ मधुमक्खी हो, तो इन रोगों से, कीटों से उनको अच्छी तरह से प्रबंधित, नियंत्रित किया जाता है। मधुमक्खी को, बक्सी को, छत्ते को बचाया जाता है। अच्छा, मधुमक्खी पालन के बारे में तो बात की है, जैसे इसको कैसे बहुत ज़्यादा लाभदायक व्यवसाय के रूप में बनाया जा सकता है और कृषि उत्पादन में मधुमक्खियों का क्या महत्व है? हाँ, ठीक। तो मधुमक्खी पालन का आर्थिक तो हम बताए कि मधुमक्खी को हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, हम पहले ही बताए, लेकिन उसका कृषि उत्पादन में एक अनन्य साधारण महत्व है ना। इसलिए हम किसानों के साथ, मतलब फसल उत्पादन के साथ, छोटे किसान, ग्रामीण बेरोजगार युवक वगैरह जिनको हम प्रशिक्षण देते हैं, चाहे आपका विभिन्न जगह हम प्रशिक्षण देते हैं मधुमक्खी पालन का, उनको बक्से वितरित करते हैं, उनको मधुमक्खी पालन के साधन सामग्री, यंत्र पहुंचाते हैं, ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू करें। कम से कम 8 से 10 बक्सा लेके वो शुरू करते हैं। तो मधुमक्खी पालन ये जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसमें लागत कम है, आमदनी ज़्यादा है, और कम समय में आमदनी मिलने का एक अच्छा जो है व्यवसाय मधुमक्खी पालन है। कि छोटे किसानों के लिए क्षेत्र कम है, जमीन कम है, तो उस पर फसल उत्पादन से वो पूरा पेट नहीं भर पाएगा, मतलब इसलिए उसका आमदनी बढ़ाना है। फसल उत्पादन के साथ साथ अगर उसने मधुमक्खी पालन किया तो उसका आमदनी बढ़ जाएगा, मतलब वो अमीर किसान बन जाने का एक अच्छा ये है। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक बातचीत के क्रम में कम समय में, तो जो किसान भाई अगर मधुमक्खी का व्यवसाय अभी पालन का शुरू करेंगे, हाँ। तो कितना दिन में तैयार हो जाएगा उनका मध? हाँ, बाजार में आने लगेगा? बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अभी अक्टूबर नवंबर से उनको शुरू करना है, ये मार्च तक चलता है मधुमक्खी पालन। तो जैसे मैंने बताया कि जिस जिले का वो किसान है, ग्रामीण बेरोजगार हो या छोटा किसान हो, तो अपने जिले के जिला उद्यान पदाधिकारी के पास उसने जाना चाहिए, आत्मा के कार्यालय में जाना चाहिए। उसमें से उसे सब्सिडी पे कम से कम 8 से 10 बक्सा मिलता है, तो कम से कम लगभग पहले साल में 50,000 कम से कम उसके पास होना चाहिए, ताकि मधुमक्खी पालन संबंधित यंत्र वो खरीद सके। और सब्सिडी पे दिए जाने वाले बक्से तो उसे जिला कार्यालय से, सरकार से मिल रहे हैं, तो अपना मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करें। और मधुमक्खी पालन का मतलब किसानों के लिए हम बार बार इसलिए बताएं, क्योंकि उनकी खरीफ फसलें हो, रबी फसलें हो, उनमें लगातार पर परागण की क्रिया होने की वजह से उत्पादन दोगुना बढ़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर प्रवीण माने ने मधुमक्खी पालन को लाभदायक व्यवसाय कैसे बनाया जाए विषय पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपका और भी कुछ सुझाव या सलाह या कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं हमारे वैज्ञानिक से अगले कार्यक्रम में, और तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।